नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से खास खबर के साथ, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज खास दौरा है। आगरा, मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज केशव प्रसाद मौर्य। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आगरा, मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मेरठ के बाद दिल्ली रवाना होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो ये बड़ी अपडेट, जहां आज खास दौरा आगरा, मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान निकाय चुनाव को लेकर भी खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं और इसी के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। तो आज भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा, मेरठ और दिल्ली का खास दौरा रहेगा। बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और इन कार्यक्रमों के साथ साथ समीक्षा भी की जाएगी आने वाले चुनाव को लेकर, और इसी के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से रणनीति को और ज्यादा पुख्ता करना है। निकाय चुनाव में अब कम वक्त शेष रह गया है और इसी के चलते तैयारियां बड़े स्तर पर की जाएंगी। तो बैठकों के जरिए मंथन होगा और इस मंथन से प्रयास किया जाएगा कि इस सेमीफिनाले मैच, क्योंकि 2024 से पहले निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में उसमें कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जनता से, लोगों से सीधा कनेक्ट होने की और जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने की ये बड़ी कोशिश रहेगी। और इसी के निर्देश पदाधिकारियों के साथ बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके विभिन्न कार्यक्रम में भी हैं, बतौर मुख्य अतिथि वो उस कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आगरा, मेरठ और दिल्ली का दौरा है आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो 3 जिलों का महत्वपूर्ण दौरा और इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। मेरठ के बाद दिल्ली रवाना होंगे डिप्टी सीएम। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? आज डिप्टी सीएम का 3 जिलों का दौरा है, विभिन्न कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी है, निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा करेंगे वो। बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर के एक तरीके से बिगुल बच चुका है और अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है। जिम्मेदार जो बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के, उनके दौरे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ बैठक का दौर शुरू हो गया। आज निकाय चुनाव को लेकर के ही एक वर्चुअली रूप से एक बड़ी बैठक होनी है आज, जिसमें निकाय चुनाव होगा और उसके लिए कार्यक्रम क्या क्या रखे जाए इसको लेकर के भी चर्चा होगी। आज भूपेंद्र चौधरी जो है वो इस बैठक को लेंगे। इसमें वर्चुअली रूप से जिलाध्यक्ष, तमाम जो पदाधिकारी वो जुड़ेंगे, जिसमें तय किया जाएगा कि आगामी जो स्थापना दिवस है उस पे कार्यक्रम क्या किया जाए। और लेकिन सबका जो निशाना कहीं ना कहीं वो निकाय चुनाव ही है। डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा है। आगरा दौरा पहुंचेंगे वो, वहां पर तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ पार्टी जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे भेंट करेंगे और कहीं ना कहीं जब निकाय चुनाव होगा उसकी रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर निकाय चुनाव कैसे लड़ जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि सभी नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। जो 2017 में चुनाव हुआ था उस समय 16 सीटों पर नगर निगम की सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, वहीं 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। और ये दोनों सीटें जो बसपा खाते में गई थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो निश्चित तौर पर ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चाह रही है कि 17 इस बार एक नगर निगम सीट जो बढ़ के चुनाव हो रहा है, 17 की 17 नगर सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। साथ ही साथ जो 1 से 99 नगर पालिका परिषद की सीटों पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, पहले से ही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में पहले से मजबूत रही है, चाहे वो 2014 से पहले के चुनाव रहे हो। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर खासतौर पर कहा जाता है निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कभी कमजोर नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार भी है, 6 साल का कार्यकाल भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तो ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए और कहीं ना कहीं उसी को लेकर के तमाम जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे डिप्टी सीएम दोनों हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, लगातार दौरे कर रहे हैं और साथ ही साथ आज जो केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है उसी नजर से देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा इस लिहाज से भी क्योंकि तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ खास रहता है ये देखना होगा। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी अपने स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाएगी। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कल करेंगे बैठक। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। वर्चुअल माध्यम से बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में कार्यक्रम का आयोजन, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ पदाधिकारियों और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी। बड़ी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वर्चुअल माध्यम से बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए स्थापना दिवस को लेकर बड़ी तैयारी है, बैठक होनी है, तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद रहेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। एक सप्ताह का समय है। भारतीय जनता पार्टी एक सप्ताह को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी और उस दौरान तमाम तरह के विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको लेकर के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो बात भी करेंगे जिला अध्यक्षों से तमाम कि किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरे कार्यक्रम होंगे, हर दिन अलग अलग तरह का कार्यक्रम होगा, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नया करने की कोशिश की जाएगी। कभी दलितों के साथ बैठक की जाएगी, उनको कहीं उनके साथ सहभोज किया जाएगा, तो कहीं तमाम अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। सभी को सामाजिक तरीके से एक साथ लाने की बात इस कार्यक्रम में कही जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी पर उसी पर है और कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए किया जाए। निश्चित तौर पर 7 दिन का पूरा कार्यक्रम होगा, सप्ताह होगा, जिसमें तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तमाम मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और लोग जाकर जिलों जिलों में कार्यक्रम करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए क्योंकि 6 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम होंगे, तो इसके जरिए सीधा क्या जनता से भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा अश्विनी? बिल्कुल, जो भी कार्यक्रम होंगे वो जनता के बीच जाकर के ही होंगे, क्योंकि जनता जो सामाजिक सप्ताह बनाया जाएगा उसमें जनता से रूबरू हुआ जाएगा। साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि जनता के बीच जाकर के उनको सामाजिक न्याय, सामाजिक न्यायता संहिता है जो उसके बारे में बताया जाए, उनको साथ जोड़ने की बात के, ऊंच नीच भेदभाव जो है उसको खत्म करके सबको समानता का साथ देखा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम के दौरान तमाम जो मंत्री होंगे उनको जिम्मेदारी, जिलों की जिम्मेदारी दी गई और जिलों में रह करके वो इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक, जहां आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती बैठक करेंगी। सभी जिलों के बीएसपी जिला अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी आज बीएसपी प्रमुख मायावती। आज सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में खास बैठक होगी। तो बीएसपी का ऐलान है कि इस बार निकाय चुनाव लड़ेगी बीएसपी और न केवल लड़ेगी, सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है और ऐसे में बैठक के जरिए रणनीति बनाएगी बीएसपी और इसके लिए आज 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस बैठक के लिए, जब बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होगी। अपडेट लेते हैं अश्विनी से। अश्विनी, बीएसपी भी तैयारियों में जुटी हुई है निकाय चुनाव को लेकर, आज बैठक है 11 बजे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की आज बैठक है और बैठक मायावती खुद ले रही हैं। अब निकाय चुनाव को लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है और उसके लिए उसके हौसले बढ़े हुए, क्योंकि पिछली बार चुनाव हुआ था निकाय, उसमें 2 नगर निगम सीटें भाजपा खाते में आई थी। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जान रही है कि अगर वो इस बार मेहनत करेगी तो और सीटें निकाल सकती है। पिछली बार की बात करें 2017 में सहारनपुर, अलीगढ़ 2 नगर निगम सीटें थी जो बसपा के खाते में आई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बसपा जो
जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ती थी उसको लड़ना बंद कर चुकी थी। केवल ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता की सवालों का जवाब दे रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बसपा थी एक तरीके से शांत पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर एक्टिव दिखाई दे रही। बसपा की सुप्रीमो जो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर एक्टिव हो चुकी हैं और आज एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, साथ ही साथ सेक्टर जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलाया गया और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ महिलाओं की क्या भूमिका रहे पार्टी में, महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। आज जो प्रदेश कार्यालय है बहुजन समाजवादी पार्टी का, वहां पर ये पूरी बैठक होगी और बैठक के दौरान कहीं ना कहीं जो उनके जिलाध्यक्ष हैं कार्यकर्ता उनको कहीं ना कहीं मायावती दिशा निर्देश देंगी। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बैठक और इसी के साथ महिला विंग बनाने की भी जो तैयारी है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर में 2 सड़क हादसों में 5 की मौत। खतौली थाना क्षेत्र में टैंकर और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। कार सवार एक महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, मेरठ से रेफर किया गया है। दूसरा हादसा शाहपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर में बाइक सवार ने टक्कर मारी है। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो कार सवार एक महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल है जिसे मेरठ रेफर किया गया है। दूसरा हादसा शाहपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। तो बड़ा यह हादसा, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर में बाइक सवार ने टक्कर मार दी और इस वजह से हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये 2 बड़े हादसे सामने आए हैं और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में 2 सड़क हादसों में 5 की मौत हुई है, जहां खतौली थाना क्षेत्र में टैंकर और कार की जोरदार भिड़ंत हुई जिसकी वजह से कार सवार एक महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कानपुर देहात के स्योदा गांव के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान और राज्य मंत्री अजीत पाल रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। वहीं जिले की डीएम सीडीओ ने कैबिनेट मंत्री के साथ स्कूली बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मंत्री राकेश सचान ने बताया, सूबे के मुखिया स्कूल चलो अभियान के तहत चाहते हैं कि हर बच्चा खूब पढ़े। इसी कड़ी में सरकार ने बच्चों को ड्रेस, कॉपी, किताब, मोजे और जूते सब फ्री कर दिया है और कोशिश है कि हमारे सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल की तरह नजर आए। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई, जहां मंत्री राकेश सचान ने बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि किस तरीके से उन्हें शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा कैसे उन्हें प्राप्त करनी है और साथ ही साथ अभिभावकों को भी जागरूक किया गया है। विशेष ये अभियान की शुरुआत हुई है और इसी के साथ कानपुर में मंत्री राकेश सचान ने सभी को प्रोत्साहित किया है। कानपुर से अगली खबर, कपड़ा मार्केट में लगातार धधक रही आग, जहां 65 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। आग की चपेट में 1000 के आसपास दुकानें आई हैं। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो कपड़ा मार्केट में आग अभी भी धधक रही है। 65 घंटे बाद भी आग बुझ नहीं पाई है। आग की चपेट में 1000 के आसपास दुकानें जलकर राख हुई हैं। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। तो कानपुर के बांस मंडी में 4 मंजिला इमारत में जो आग लगी है वो अभी भी धधक रही है। 65 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इस आग पर काबू पाना एक चुनौती बनी हुई है प्रशासन के लिए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, बावजूद इसके समय लग रहा है क्योंकि आग इस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी है। 1000 के आसपास दुकानें इस आग का शिकार हुई हैं, आग की चपेट में आई हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। अरबों के नुकसान की आशंका है, संभावना है और जो व्यापारी हैं वो बेहद ही ज्यादा दुखी हैं।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने से नाराज सिद्धार्थनगर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को भारी संख्या में जनपद मुख्यालय पर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने इस प्रदर्शन के बारे में जिलाध्यक्ष काजी सोहेल अहमद ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी जो प्रश्न लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे थे, इसका जवाब नहीं दे सके। उन्हीं प्रश्नों के जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता अब महामहिम राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। इसी को लेकर आलाकमान के निर्देश पर यह प्रदर्शन किया गया है। देखिए, देश के पार्लियामेंट में, संसद में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते थे जो अडानी जी से संबंधित थे, लेकिन सरकार उस पर एक शब्द नहीं बोल रही है और कहती है कि जो अडानी का विरोध करेगा वो भारत का विरोध करेगा। यानी अडानी सरकार की नज़र में, नरेंद्र मोदी जी की नज़र में अडानी जी ही भारत। तो जब देश की पार्लियामेंट में हमको सवालों के जवाब हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं मिलेंगे तो मजबूरन आज हम कांग्रेस के लोगों ने जो प्रश्न हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की लोकसभा में सरकार से किया था, वही प्रश्न आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है और हम महामहिम राष्ट्रपति से हमने निवेदन किया है कि सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, तो कम से कम कृपया करके आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्नों के उत्तर के लिए कांग्रेस पार्टी अब प्रदर्शन पर उतर आई है, जहां लोकसभा में जवाब न मिलने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई है। लगातार अडानी का मुद्दा केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस पार्टी, और अब इसी के चलते सड़कों पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। रामपुर से अब खबर कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रामपुर जनपद में मिला है एक नया कोरोना का मरीज, जहां पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद मरीज को होम आइसोलेट किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है रामपुर से जुड़ी, जहां कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रामपुर जनपद में एक नया मरीज मिला है, पॉजिटिव पाया गया है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उस व्यक्ति को होम आइसोलेट किया गया है। तो मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रामपुर में भी एक नया कोरोना का मरीज मिला है, जिसको होम आइसोलेट किया गया है ताकि ये वायरस जो है आगे और ज्यादा ना बढ़ सके। पहले से ही एहतियात के तौर पर उसे होम आइसोलेट किया गया है। लोगों को संक्रमित के संपर्क से ना आने की हिदायत दी जा रही है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुरादनगर में ठेकेदार को बदमाशों ने गोली मार दी, जहां ठेकेदार नवीन भारद्वाज को गोली मार बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने ठेकेदार को 2 गोली मारी। गंभीर हालत में ठेकेदार को यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना मुरादनगर के उखलारसी का पूरा मामला है। तो बदमाशों ने ठेकेदार को 2 गोली मारी है। गंभीर हालत में ठेकेदार की यशोदा हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ा ये मामला, जहां थाना मुरादनगर के उखलारसी का ये पूरा मामला है और इस मामले में गाजियाबाद के जो बदमाश हैं उन्होंने अपनी दबंगई दिखाई है, जहां मुरादनगर में ठेकेदार को बदमाशों ने गोली मार दी है। ठेकेदार नवीन भारद्वाज को गोली मार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो बदमाशों ने ठेकेदार को 2 गोली मारी है। अब इसको लेकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। गंभीर हालत में फिलहाल ठेकेदार को यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उन बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है ठेकेदार को। तो मुरादनगर में ठेकेदारों का बदमाशों ने गोली मारी है और उन बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। क्या विवाद है, इसकी भी छानबीन की जा रही है।
अब तक माफिया अतीक अहमद के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले बहुजन समाज पार्टी भी अतीक अहमद के दोषी करार दिए जाने के बाद अब अतीक अहमद से अपना हाथ पीछे खींचते हुए दिखाई दे रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज से बसपा की मेयर प्रत्याशी होंगी या नहीं, इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी में मंथन चल रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने पहले ही कहा था कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह अतीक अहमद या उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। पर अब ऐसा लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में शाइस्ता परवीन को लेकर भी कोई निर्णय ले सकते हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जनवरी में प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी। बहुजन समाज पार्टी ने शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर के प्रत्याशी के तौर पे भी पेश किया था। उसके बाद उमेश पाल की हत्या होने पर अतीक के परिवार पर शिकंजा कसने लगा। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी शाइस्ता को पार्टी से नहीं निकाला। अब तक बसपा शाइस्ता के साथ खड़ी दिखी। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जाएगा। अब हालात बदल गए हैं। अब शाइस्ता परवीन पर भी यूपी पुलिस की तरफ से इनाम घोषित हो चुका है। इस बीच प्रयागराज के जोनल इंचार्ज का भी एक बयान आया कि शाइस्ता परवीन अब बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी नहीं है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि अंतिम निर्णय पार्टी सुप्रीमो मायावती ही लेंगी। कल निकाय चुनाव की बैठक को लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक में हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए लखनऊ से मनीष पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।